इलाके थे। भारत ने पुर्तगालियों से और फ्रेंच से इनको आजाद करवाया सन 61 तक में, और इनको भारत में मिलाया। ये भारत के थे, भारत में मिले। दोस्तों, 83 लाख वर्ग किलोमीटर का 1857 का भारत, उसकी उस समय जनसंख्या 35 करोड़ से थोड़ा अधिक थी। 1947 के बाद विभाजित भारत की और जो एकजुट भारत किया गया, वह अपने जो कुछ भूमि चीन ने और पाकिस्तान के कब्जे में रह गई, तो इस समय हमारे पास 31.5 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत है, जिसकी 1950-55 में जनसंख्या 34 करोड़ थी, और आज उसी भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक हो गई है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि 1857 के भारत 83 लाख था, जनसंख्या 35 करोड़ थी। 1950-55 का भारत धीरे धीरे 31-32 लाख वर्ग किलोमीटर का था, जनसंख्या 34-35 करोड़ थी, और उतने ही भारत की अब जनसंख्या 130 करोड़ हो गई। यानी जमीनों घटती चली गई। जमीन घटी तो पानी के रिसोर्सेज भी घट गए। प्रकाश इतनी बड़ी जमीन को आता था, धीरे धीरे वो भी कम हो गया। वायु भी कम हो गई। जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूँ, इस कमरे में हम बैठे, इसमें जितना प्रकाश है, जितनी वायु है, जितनी तपश है, जितनी ठंडक है, जो भी है वो कायम है। हम सब आराम से जी रहे हैं। अगर एसी में 3 गुना लोग कर दिए जाएं तो सफोकेशन शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गई। इसलिए हरेक को सांस की वायु उपलब्ध बढ़ गई। पहले 100 लोगों में थी, जब वो 500 लोग हुए तो वही वायु 500 लोगों में वितरित हो गई, तो हरेक को वायु घट गई, प्राण वायु, और इसलिए सफोकेशन शुरू हो गई। दूसरी, सबको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब हम 100 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। जब इसी कमरे में 500 लोग हो गए तो ऑक्सीजन 500 ने लेनी शुरू की, 500 ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो ऑक्सीजन हर एक के पास इनटेक कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर विसर्जन ज्यादा हो गया, इसलिए सफोकेशन बढ़ी। दूसरा कैसा परिणाम होता है? आप किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, दल के हैं, लिंग के हैं, कोई संकट नहीं, परंतु जितना प्रकाश था, मुझे और आपको 100 संख्या वो प्रकाश उपलब्ध था, पर जब 500 हुई तो प्रकाश का वितरण हो गया। हम में से हर एक के पास प्रकाश कम हो गया। इसलिए 100 संख्या में जितना दिख रहा था पढ़ने में, वो धीरे धीरे प्रकाश की उपलब्धता कम हुई, तो हमने से हर एक को एक टेंशन आनी शुरू हो गई, क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर दबाव बना, क्योंकि प्रकाश वितरित हो गया और मैं और आपके देखने के सामने अंधकार आना शुरू हो गया। इसलिए आप देखेंगे 1857, फिर उसके बाद 1950-55 और आज लगभग हरेक के सामने एक प्रश्न है, उसको धुंधला दिखने लगा है। इसलिए चश्मे का प्रमाण ये बहुत बढ़ गया है, और मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से तनाव भी बहुत बढ़ गया है। इसी प्रकार से इस कमरे में पानी रखा था, 100 लोग थे, 100 बोतल पानी रखा था। हम वायु में से पानी ले रहे थे, हवा और साथ में पानी से पानी। जब 500 संख्या हो गई तो वायु का पानी भी बढ़ गया 500 लोगों में, और वो 100 बोतल अब 500 को लगी, तो हर एक के पास पानी भी कम हो गया पीने का, इसलिए क्राइसिस खड़ा हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे
एक किस्म से आप उसको रोजगार मानकर सोचिए। हम 100 लोग थे, 100 के लिए रोजगार था, कुर्सी मिली हुई थी, कापी पेन मिला था, काम करो। परंतु जैसी 500 संख्या हुई तो कुर्सियां नहीं थी, यानी सर्विसेज उपलब्ध नहीं थी। प्राइवेट भी उतनी नहीं थी, सरकारी भी उतनी नहीं थी, दोनों का अभाव हो गया। फिर जो सुविधाएं चाहिए थी वो सुविधाएं भी 500 में हुई, तो मेरे पास आपके पास अगर 3 दिन कॉपी थी तो हम सब के पास एक एक रह गई, क्योंकि बाकी दो कॉपी 500 के पास चली गई। तो इसलिए रोजगार पर भी असर पड़ा और हम सबकी सुविधाओं पर भी उसका असर पड़ा। अपनी वही सुविधाएं मेंटेन करने के लिए या तो हम संघर्ष करेंगे या फिर हम टेंशन में आएंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, रोजगार घट जाएंगे। रोजगार तो उतने ही है, बड़े, परंतु जनसंख्या तुलना में इतनी बढ़ गई तो बेरोजगारी भी बढ़ गई। हर एक आदमी के पास संपत्ति भी संकट में आने लगी। तो ऐसे में जब स्टेटस मेंटेन करता है तो करप्शन और क्राइम भी बढ़ता चला जाता है। मैंने जैसे भारत का उदाहरण दिया, इसी को आप विश्व पर लागू करिए, और विश्व पर लागू करेंगे तो सन 1400-1500 में दुनिया की जनसंख्या 200 करोड़ थी। आज वो जनसंख्या 750 करोड़ से ऊपर हो गई है। इसलिए आप देखिए, शिक्षा बढ़ी, विकास बढ़ा, परंतु करप्शन और क्राइम भी बढ़ गया, डिसऑनेस्टी भी बढ़ गई, और डिसऑनेस्टी बढ़ने के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। आप देखिए, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले विद इन सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स और विद इन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आज वो बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या तेज गति से बढ़ती चली जा रही है। मैं उसका 2 उदाहरण छोटे से दूंगा, कैसे आप लिखेंगे। एक दिया, दूसरा देता हूं। मुझे और आपको मूवमेंट के लिए वाहन चाहिए। वाहनों का प्रमाण आज से 100 साल पहले और 200 साल पहले बहुत बहुत कम था। आज वाहन का प्रमाण इतना अधिक बढ़ गया है, तो हर वाहन पेट्रोल और डीजल में से ऑक्सीजन खाता है चलने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भेजता है। इसलिए हम कहते हैं कि पर्यावरण बिगड़ गया, प्रदूषण बढ़ रहा है। क्यों? कि हर वाहन कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ रहा है, पेट्रोल और डीजल और वायु का और पानी का ऑक्सीजन खा रहा है। तो परिणाम क्या निकला? मेरे और आपकी सुविधा तो हो गई, पर मेरी और आपकी बीमारी भी बढ़ गई, सफोकेशन भी बढ़ गई, प्रदूषण भी बढ़ गया। मैं उसका वर्तमान उदाहरण देता हूं। जब चीन ने बायो वेपन बनाया, दिस COVID-19, it is not virus from nature, by nature in nature. It is an calculated, made in China, made by Chinese, a bio weapon था, जो उसने मानवता के विरुद्ध अप्लाई किया। और देखिए, करोड़ों संक्रमित कर दिए, लाखों मर रहे हैं, सारा जगत असहाय है, मरते जा रहे, मरते जा रहे, मरते जा रहे। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि उसने कोई तोप नहीं चलाई, बंदूक नहीं चलाई, कोई बम्बार्डमेंट नहीं की, और मानव जाति का भयानक क्रूरतापूर्ण हनन कर दिया। और सारी दुनिया ने चीन को एक दानवी देश स्वीकार कर लिया और मान लिया। अब इसलिए जब वाहन बढ़े तो सारी सुविधा में से आज प्रदूषण बढ़ा। तो COVID-19 के पीरियड में भारत ने एक प्रयोग किया, और जो सारी दुनिया में अप्लाई हुआ, लॉकडाउन। हर आदमी को कहा गया कि तू ज्यादा से ज्यादा घर में रहे। फर्क क्या है? सबने लिखा कि अब शहर में आकाश के तारे दिखने लग गए, रात्रि में दिखते नहीं। नदियों का जल अच्छा हो गया है, गली मोहल्लों में सफाई होने लगी है, परंतु सफाई तो कोई नहीं कर रहा। सफाई होने लगी, मानव सड़क पर बहुत घूमने के बजाय अंदर चला गया। चिड़िया चहचहाने लगी है, नहीं तो शहर ऐसे हो गए थे जिनमें चिड़िया
की आवाज ही सुनते नहीं थे, पक्षियों का कलरव खत्म ही हो गया था प्रकृति का। पत्ते भी हिलते थे तो उसका मधुर संगीत भी सुनना बंद हो गया था, क्योंकि शोर इतना था। शोर किसका था? एसी का था, आदमी का था, व्हीकल का था, तरह तरह की चीजों का था। वो जनरेटर चलते उनका था, तो आदमी को हार्ड ऑफ फीलिंग होना शुरू हो गया। अब आप देखिए, जैसे ही लॉकडाउन को अनलॉक किया भारत ने और विश्व में, थोड़े से दिनों के बाद सबने क्या लिखा कि सब नदियां फिर प्रदूषित होने लगी, मोहल्ले में गंदगी आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जो चिड़िया चहचानी थी वो बंद हो गई, पक्षियों के मधुर संगीत खत्म हो गए, ये सबने जाना। अब संकट कौन है? कानून समस्या है या बढ़ती हुई जनसंख्या की ये भयानक और क्रूरता का संकट है? तो मुझे तो इंटरनेशनल ने पूछा कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रश्न खड़ा हो गया, आदमी को घर बिठाया तो पर्यावरण अच्छा हो गया, आदमी को बाहर निकाला तो पर्यावरण प्रदूषण में बढ़ता चला गया। मीन्स कि आज जो सारा उपभोग हो रहा है धरती पर, उसका प्रमाण जनसंख्या का इतना बढ़ गया है, जिसके कारण ये सारा संकट आज दुनिया में खड़ा है। ये कोई जाति का, धर्म का, मजहब का, दल का प्रश्न नहीं है, ये मानवता का और सृष्टि का प्रश्न है कि वो पर्यावरण युक्त रहे और मनुष्य जो है वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, वो मिनिमम टेंशन नहीं हो बल्कि टेंशन लेस हो जाए। तो इसलिए जरूरी है इस जनसंख्या का नियंत्रण होना। अब मैं दूसरे प्रकार का एक दो उदाहरण देकर अपनी बात को रोक दूंगा, आप जो पूछना चाहेंगे पूछ सकेंगे। और वो कौन सी? कुछ लोग इसको मजहब से जोड़ते हैं। मैंने पिछले 17-18 साल में 25 लाख से अधिक मुसलमानों से इंटरनेट, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा गुजरात से लेकर मणिपुर त्रिपुरा तक किया है। महायान और थ्योरवाद के बौद्धों से भी मैंने लाखों लाख में इंटरेक्ट किया है, जनजातियों से भी किया है, अनुसूचित समाज से भी किया, मैंने ईसाइयों से भी किया। आपके झारखंड में भी मैं 2-3 बार ईसाइयों से इंटरेक्ट स्पेशली करके गया, और सबके साथ वो आए हैं उसमें भी मैंने किया। और मैंने कश्मीर से लेकर जम्मू तक ईसाइयों के साथ भी इंटरेक्ट किया है। मैंने कहा इट इज ए कॉमन प्रिंसिपल। मुसलमान ने कहा मुझे, हमारी पिछले 70-100-200 साल में लगातार गरीबी बढ़ी है, समाज में अपराध आया है, जनसंख्या इतनी हुई है, इसके कारण घर घर के अंदर संकट है, रहने के लिए साधन नहीं है, उस अभाव के अंदर जलालत बढ़ गई। तो मजहब-ए इस्लाम ने तो ये कहा, उतनी आबादी उतनी पैदा कर जो तू योग्य बनाकर खड़ा कर सके। तो इसलिए प्रश्न खड़ा है कि अगर इसी कक्ष के अंदर 100 के 100 मुसलमान बैठे हैं, उन पर भी तो वही फार्मूला लाइव होगा। अगर 100 ईसाई बैठे तो उन पर भी वही होगा। 100 से 500 होने के बाद वही हालत उनकी भी बनेगी। सिख बैठे हैं तो उनकी भी बनेगी, जनजाति है और अनुसूचित बैठे हैं उनकी। अगर सारे मिले जुले बैठे हैं तो भी वही क्राइसिस है। इसलिए जो लोग इसको मजहब से जोड़ते हैं वो वोट बैंक के तुष्टीकरण के अंदर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और एंटी ह्यूमैनिटी बिहेव कर रहे हैं। वो भड़का कर वोट तो ले लेंगे, परंतु वह सिवाय नर्क बनाने के अतिरिक्त कुछ नहीं बना सकते। मैंने प्योर मुस्लिम पॉपुलेशन में भी इस जनसंख्या का नियंत्रण वर्ल्ड वाइड कैसा चाहिए और हिंदुस्तान में कैसा चाहिए, इस विषय को रखा है, क्योंकि इट इज नॉट प्रॉब्लम ओनली ऑफ हिंदुस्तान, इट इज ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इस पर वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंसेज भी होती है।
तो मैंने आपके सामने इस विषय को रखा और जो इसको मजहब के नाम पर जोड़ते हैं, जाति के नाम पर जोड़ते हैं, वो पूर्णतः असत्य, भड़काने वाला, बांटने वाला और लड़वाने वाला काम करते हैं। मैं उनको मानता हूँ वो अपनी जाति और धर्म के भी सगे नहीं है, उनको केवल लीडरशिप से लेना है, समाज का जो होता हो। आप इसी में देख लीजिए अल्पसंख्यक समुदाय और विशेष रूप से मुसलमान, जो भारत की सरकार और संविधान हर देश के नागरिक को अधिकार देती है, वो उनको सब उपलब्ध हैं, पर दे आर एक्स्ट्रा फैसिलिटेड एज ए माइनॉरिटी। तो उनका तो भारत के हर नागरिक से ज्यादा विकास होना चाहिए था, क्योंकि उनको अल्पसंख्यक के रूप में एक्स्ट्रा फैसिलिटेट किया गया। वो अगर एडमिशन लेना है तो ओपन मेरिट में एडमिशन ले सकता है, फिर माइनॉरिटी एडमिशन के लिए उसको एक विशेष सुविधा भी मिली, परंतु तो भी वो ये चिल्ला रहा है। और सच्चर कमेटी ने ये कहा कि अभी तक के रूल के अंदर उनकी हालत कितनी क्रूर हो गई है। तो मैंने मुस्लिम लीडरशिप से प्रश्न किया, सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट जो उनके वोट बैंक के ठेकेदार बनते हैं, उनसे प्रश्न किया, इनको भारत के हर नागरिक को मिलने वाली सारी सुविधाएं और अधिकार उपलब्ध थे, इनको एक्स्ट्रा फैसिलिटेट करने के बाद भी ये दुर्गति क्यों? इसका जिम्मेवार कौन? इसका मतलब रूलर जिम्मेवार है, या फिर जिनको मिला वो समझ नहीं सके और कहीं ना कहीं लूट लिए गए, कहीं भटक गए, जिसके कारण अपनी दुर्गति कर रहे हैं। नहीं तो दे मस्ट भी, भाई हर एक को 1,000 खर्च करने के लिए मिला और कुछ लोगों को 1,000 की बजाय 1,300 रुपया खर्च करने को मिला, तो 1,300 वाले के पास सामान ज्यादा होना चाहिए था 1,000 वाले से। परंतु वो कह रहे हैं कि 1,000 वाला तो प्रगति कर गया, 1,300 वाला पिछड़ गया। इसका उत्तर आज तक सो कॉल्ड वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले नेता किसी भी दल के रूप में है, किसी भी मजहब के रूप में है, उनका कोई उत्तर नहीं। तो इसलिए रॉन्ग पॉलिसीज एंड रॉन्ग बिहेवियर्स इस दुर्दशा का कारण बना है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जो इतनी बड़ी जनसंख्या, अगला प्रश्न जो खड़ा होता है, यही जनसंख्या का वृद्धि का रूप रहा, तो आखिरकार मैं और आप जब बूढ़े होंगे या बूढ़े होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या 130 से 150 करोड़ उछल जाए, 15, 20, 25। हम सब मरेंगे तो जो हमारे बच्चे आएंगे और पोते आएंगे, उस समय में जनसंख्या और बढ़ जाएगी, तो क्या स्थिति होगी उनकी? वो रोगी होंगे, उनको पूरा खाद्यान्न नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, अग्नि नहीं मिलेगी, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो रोगग्रस्त होंगे। रोगग्रस्त होंगे तो वो टेंशन, तनाव में रहेंगे, और फिर जब अभाव होगा तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करेंगे? अन्न नहीं मिलेगा उतना तो क्या करेंगे? वो पशु पक्षी खाएंगे। नहीं मिलेगा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आदमी आदमी को खाने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये एक हैवॉक बन सकता है 50 साल बाद, 60 साल बाद, तो क्या स्थिति बनेगी? और दुनिया में ऐसे कई देशों की सभ्यताएं खत्म हो गई। कभी यूनान का, रोमन का, मिस्र का, मायन का, बेबीलोनियन का, ऐसी श्रेष्ठ सभ्यताएं थी, वो इतिहास के डस्टबिन में ऐसी चली गई। आज पूरी दुनिया के 780 करोड़ लोगों में एक आदमी ऐसा नहीं मिलता जिसको कहें कि यह यूनानी है, यह रोमन है, ये मायन है, ये बेबीलोनियन है, नहीं है। जबकि सिंधु सभ्यता के लिए कहें तो हम 130 करोड़ साक्षी हैं कि हम उस सभ्यता के नागरिक। परंतु ऐसी सभ्यताएं की धरती पर हुई, शक, हुन, कुषाण, ना आज उनके नाम पर भूमि है, ना उनके नाम पर एक भी आदमी है, जबकि उनका बहुत बड़ा एम्पायर भी था।
कहाँ लुप्त हो गए सारे के सारे। इसलिए दुनिया के अंदर भारत ऐसे दुर्गति की तरफ ना जाए और हर आदमी को न्यूनतम जो पर्यावरण चाहिए, हर आदमी को न्यूनतम जो चीजें चाहिए वह उसको ठीक से प्राप्त हो, चाहे वो किसी भी जाति का है, दल का है, सूबे का है, किसी भी भाषा का है, किसी भी लिंग का है, उसको वो सब उपलब्ध हो। इसलिए अनेक समस्याओं में यह एक वैश्विक और भारत की समस्या का रूप मैंने रखा। आप कहेंगे तो मैं उसको तुलनात्मक इंग्लैंड की कैसे ये समस्या है, चीन की कैसे समस्या है, उसके भी आंकड़े हो सकते हैं, परंतु आप थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको एक भयानक क्रूर चित्र मिलेगा। आप ही देखिए 200 करोड़ के लिए जो धरती थी, आज उस पर 780 करोड़ है, कल 1000 करोड़ हो जाएंगे तो क्या हालत बनेगी दुनिया। इसलिए आप पिछले से लेकर लगातार की वृद्धि वर्ष आगे बढ़ने के आंकड़े पढ़िए तो आदमी की आईसाइट कमजोर हुई है, चश्मे का प्रमाण बढ़ गया, उसका मेंटल टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन बढ़ गया है, इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसके पास चीजों का अभाव है, इसलिए डिसऑनेस्टी, करप्शन, क्राइम और सिन बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे तो ये सारी, तो उन समस्याओं के समाधान में जो अनेक बिंदु हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि कहीं ना कहीं जो कुछ ईश्वर ने, खुदा ने, वाहेगुरु ने, गॉड ने मानव जाति को दिया है प्रकृति के रूप में, वह उसके तुलना में जो मानव ने नियंत्रित करना है वो उतनी जनसंख्या करे जिसके कारण उसको स्माइल रहे, हैप्पीनेस रहे, पीस रहे और इस प्रकार का एटमॉस्फेयर पूरे विश्व में और भारत में बने। इट इज द बेसिक नीड। इसको ध्यान में रखते हुए और जन जन में इस बात को पहुंचाया जाए, इसलिए वो सभाएं करते हैं। मुझे भी कभी कभी साल के अंदर 5, 10, 15 सभाओं में जाने का अवसर रहता है। मैं जाकर वहाँ के पत्रकारों के बीच में भी इस विषय को इसलिए रखता हूँ क्योंकि पत्रकार किसी भी सच को और अच्छाई को पंख लगाकर उड़ा सकता है, यानी उसके उड़ान भरने की ताकत है। अपनी लेखनी से इसी बात को वह हजारों हजार, लाखों लाख में पहुंचा सकता है। तो इस समस्या की गंभीरता को और इस समस्या के स्वरूप का एक्सप्लॉयटेशन ऑन द नेम ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड पार्टी एंड लिंग, सेक्स, ये ना हो। जो लोग इसको बताते हैं आप उनको गिरेबान पकड़ कर पूछ सकें कि यू आर टेलिंग लाई। ये एक बात सच है कि जिसको ईश्वर सृष्टि जन्म देती है उसका खाद्यान्न भी देती है, परंतु खाद्यान्न तो भिखारी के रूप में भी मिलता आदमी को। तो क्या जगत भिखारी होने चाहिए? जेल में बढ़ने वाली जनसंख्या है तो क्या जेल में रहने वाली आपराधिक जनसंख्या बननी चाहिए दुनिया में? तो इसका विचार करना। इसलिए वो भिखारी से माँ ने पूछा, बेटा तू क्या कर सकता है? उन्हें कहा माँ मैं एक ही काम कर सकता हूँ, मांग सकता हूँ। वो भी तथास्तु क्या देती है, वो भिखारी बनकर जिंदगी, पर सारे सम्मान वो खो बैठता है। एक अपमानित, पीड़ित, दर दर भटकने वाली जिंदगी मिलती है। रोटी तो उसको भी दे रहा था। तो क्या मानव ऐसा हो जाना चाहिए? आप देखिए जेल में है, मैं एक सच घटना ज्वालामुखी माई की, हिमाचल की सुनाकर फिर आप फ्री हैं टू आस्क। वहाँ एक आदमी पहुंचा, दरबार पर जाकर उसने गुहार की। ये वहाँ प्रचलित घटना है, सत्य घटना के रूप में। उन्हें कहा कि माँ बहुत दिन हो गए, कोई छत नहीं है, मैं बेछत भटक रहा हूँ, कोई रोटी भी नहीं है और इज्जत भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है, लोग धक्के मारते हैं। माँ ने उसको कई तरह से आवाज दी।
उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल जेब काटना जानता हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। और वो भी मुझे सफल नहीं मिला। माँ दयालु थी, माता कुमाता नहीं होती है, यह दुनिया के हर धर्म का सही है। तो उसने तथास्तु कहा, इसने जेब काटी, रोटी मिल गई, छत भी मिल गई इसको, तो इसी इज्जत भी मिल गई, साफ सुथरे कपड़े हो गए। शिकायत दर्ज हुई, 5 दिन के बाद ये पकड़ा गया, मार पड़ी, जेल में डाल दिया। जेलर कहता है उस घटना के बारे में कि एक दिन ये पूरी रात भर दहाड़ता रहा, बस सिर्फ माँ 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 चिल्लाता रहा। कुछ देर बाद ये शांत हुआ। हमने से पूछा, मैंने कहा कि माँ मैंने तो रोटी मांगी थी, छत मांगी थी, मुझे मारना पड़े इससे छुटकारा चाहता, तुमने तो जेल दे दी। उन्होंने कहा बेटा मैंने तेरे से वो 20 तरह के प्रपोजल दिए, तो ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, मैं तेरा सहारा बनूंगा। तूने मना कर दिया, उनका जेब काट सकता हूँ। देखो तूने जेब काटी, मैंने तुझे परमानेंट शेल्टर दे दिया है, तुझे कुछ करना नहीं है, तू रह। परमानेंट तुझे रोटी दे दी है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय, रात का भोजन, वो तुझे परमानेंट। अब तुझे कोई मारता पीटता भी नहीं। तो क्या हम अपराधी जगत को निर्माण करना चाहेंगे बढ़ती जनसंख्या में? इसलिए उन्होंने कहा कि भाई तुम बच्चा पैदा करो, ये बोर्ड बनेगा, अजमल को या किसी नेता को तो कुर्सी मिल जाएगी, पर समाज की दुर्गति क्या होगी? तो इसलिए इट इज ए क्वेश्चन ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर द नेशन। मैंने आपके सामने इसलिए उसमें आया कि जो 40-50 साल पहले भारत में एक नारा लगा था, 2, और आज देखेंगे पूरे भारत के जितने भी हेल्थ सेंटर हैं उन पर वही नारा लिखा हुआ मिलता है, परंतु वो ठीक से नीति में नहीं गया। और नारा लगाने वाले आज की सरकार नहीं थी, सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट थे, और वो भटक गए, इसलिए लिखा आज वही है, फोटो भी वही बना हुआ है, परंतु भटकने के कारण वह इस देश को संभालने में असफल हो गए, अक्षम हो गए। समाज को वो चीज नहीं दे सके जो उनको देने के लिए कुर्सी दी गई। भारत के प्रधानमंत्री ने एक छोटा संकेत दिया था पिछले वर्ष के 15 अगस्त पर 2019 के, छोटा परिवार भी देश सेवा और समाज प्रेम है। टू मेक द एटमॉस्फेयर, उस पर से कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू किया इस नारे के पीछे की मंशा मजहबों को खत्म करने की है, उनकी जनसंख्या को क्रूरता से कुचलने की। उसी समय में दूसरा भी हवा चली कि नहीं, ये सबके लिए कल्याणकारी है। वह रेवरेंट है कि रामलाल है कि रहमुद्दीन है कि राम सिंह है कि रामदास है, वो जनजाति है, अनुसूचित है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, सनातनी है, इट इज फॉर ऑल वेलफेयर। तो मैंने थोड़ा समय लेकर आपके सामने इस विषय को इसलिए रखा, आने वाले कल में दोस्तों आप में से हर एक को इसका भुगतान करना है इंडिविजुअल। ना आप बच सकते हैं, ना मैं बच सकता हूँ, ना कोई बच सकता है। हम प्रश्नों में बहस कर सकते हैं, परंतु आने वाले संकट से निकल नहीं पाएंगे। निकलना है तो 370-35 से जैसे हमने किया, और देश के अंदर एक भी विवाद जनने नहीं दिया, और हम आजादी के बाद 2 हिस्सों में बंटने वाला संविधान, देश, नागरिकता और झंडा हो गए थे। बड़ी मुश्किल से 65-70 साल बाद 1 नेशन 1 पीपल 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 फ्लैग 1 नेशनल सॉन्ग 1 सिटीजनशिप, कम से कम इतने भारत के तो बन गए। नहीं तो ये भी विवादग्रस्ती और विवाद उठते जा रहे थे जगह जगह, उन सब पर रोक लगी। इसलिए इस भारत की अखंडता और एकता हर हालत में बनी रहे,
It is a responsibility of every citizen of the nation, of any profession, of any caste, of any creed, of any color, of any religion, of any party, of any sex. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पत्रकार दोस्तों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ये लोकल न्यूज नहीं बनेगी, ये स्टेट वाइड, नेशन वाइड और इंटरनेशनल वाइड न्यूज बनेगी। भाई साहब आपने पीछे लिखा है कि भाई साहब हाँ जी, आपके पीछे जो पोस्टर है